बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्टिकल नंबर 12 में खुशामदीद कहता हूँ मैं आप लोगों को। एनुअल टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक इसमें कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 114(1) है। कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 114(1) यानी कि एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न हम सबमिट करना सीखेंगे, उसको भरना सीखेंगे, देखेंगे कि वो किस तरह अपलोड की जाती है। इस हवाले से हमारा टॉपिक इनफरादी शख्स के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, आते हैं हम अपना आरएस प्रोग्राम के ऊपर, जो कि आपको पता है कि fpr.gov.pk पर ये आरएस है। इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल जाता है आरएस। उसमें यूजर नेम पासवर्ड लगाएं। आप यूजर नेम और पासवर्ड लगाएंगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा। ड्राफ्ट पर आते हैं। ये चीज़ें बना के छोड़ी हुई हैं। डिक्लेरेशन, विद होल्डिंग एडवांस टैक्स की रजिस्ट्रेशन। हम इस तरह करेंगे कि पहले हम इनको करते हैं डिलीट, डिक्लेरेशन को, क्योंकि ये ड्राफ्ट जब सेव किया था किसी प्रैक्टिस के हवाले से या वैसे काम करने के लिए, तो उस वक्त तो सेव हो गया, लेकिन जब हम दोबारा ऊपर से जाके ड्राफ्ट सेव करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा सेव। वो कहेगा ऑलरेडी एक सेव्ड है, तो मुझे क्या ज़रूरत है। फिर इस पर क्लिक किया। फिर जैसे ही क्लिक करते हैं तो दोनों टैब चल जाते हैं। अगर एडिट करके इसमें काम करना है तो एडिट करके इसमें काम कर सकते हैं, ये खुल जाएगा ये टैब सारा इनकम टैक्स की रिटर्न। अदरवाइज इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर दें, दोबारा फिर नहीं सेव कर। ठीक है, यस, डिलीट द ड्राफ्ट। अब हम इनकम टैक्स की ये इनफरादी शख्स है और डिक्लेरेशन पर आते हैं। पहली टैब 114(1), क्योंकि 114(1) की कंप्लायंस है। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटियरली फॉर कंप्लीट ईयर। अच्छा, गौर से समझिएगा और भी टाइप समझ ले कि अगर पूरा साल इसने काम नहीं किया या जॉब 2-3 महीने हुए लगी, इसकी फुल ईयर की इनकम नहीं है, तो फिर ये करें इनकम्प्लीट ईयर। फिर अगर इसको रिवाइज करना है ओरिजिनल वाली को, तो सेम सारा प्रोसेस जो अभी हम करेंगे वही करना है, लेकिन उसमें इसको सेलेक्ट करना है। ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये रिवीजन है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड आफ्टर रिवीजन फॉर कंप्लीट ईयर। और अगर आप इनकम्प्लीट ईयर की रिटर्न फाइल कर चुके थे यानी कि ये वाली, तो उसकी रिवीजन यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये 4 टैब होगी, 1, 2, 3 एंड 4। दो, एक कंप्लीट ईयर, एक इनकम्प्लीट ईयर की। एक कंप्लीट ईयर का रिवीजन करना अगर हो तो उसके लिए, और अगर इनकम्प्लीट ईयर आपकी रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो उसकी रिवीजन करना मकसूद हो तो फिर ये वाला टैब। उसके ऊपर जो लिखा है उसके मुताबिक काम करें, आपको समझ लग जाएगी। 115(4), ये जो 4 टैब थे, ये तो से रिटर्न से मुतल्लिका, ये तो इनकम टैक्स की रिटर्न थी। ये एनटीआर के लिए है, नॉर्मल टैक्स रजीम में जो लोग हैं उनके लिए। अगर आप पीटीआर में बिजनेस है, इनकम फ्रॉम बिजनेस सिर्फ आपकी पीटीआर से आती है, एफटीआर से आती है, आप सेपरेट चार्ज से आती है, सेपरेट ब्लॉक से आती है, तो फिर आप ये 115(4) की स्टेटमेंट फाइल करेंगे, फाइनल टैक्सेशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्सेशन। ठीक है, और अगर इसमें रिवीजन दरकार हो तो फिर अगला टैब। चलें जी, उससे अगले टैब पर आते हैं। ये किसके लिए? ये है 116(2), यानी कि वेल्थ स्टेटमेंट है हमारी। वेल्थ स्टेटमेंट हमारी इंडिविजुअल की जब हम फाइल करेंगे तो 116(2) पर जाएंगे। अगर उसकी रिवीजन करना हो मकसूद होगी तो फिर यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट में आते हैं। ये बहुत कम लोग नॉन रेजिडेंट होंगे यकीनन। देख लेते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटियरली बाय नॉन रेजिडेंट शिप ओनर। ऐसे शिप ओनर हैं, चार्टर रखते हैं, त्यारे रखते हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट हैं। 183 दिन से ज़्यादा देर तक पाकिस्तान में, 183 दिन से कम अरसे तक वो पाकिस्तान में स्टे करते हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, और वो त्यारे पाकिस्तान में चलाते हैं या बहरी जहाज उनके हैं। बहुत ही मादूम थोड़े से लोग होंगे, ये उनके लिए 143(1) उनके लिए लहदा बनाई है। तो ये सारे डिक्लेरेशन में फॉर्म जो है ये सिर्फ इतने ही है। पूरी इनकम टैक्स की रिटर्न में जो एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं वो यही है। दोबारा देख लें, ये फुल ईयर की रिटर्न है, ये उसकी रिवीजन है, ये इनकम्प्लीट ईयर की रिटर्न है, ये फुल ईयर की रिवीजन है।
ठीक है जी। ये इनकम्प्लीट ईयर की रिवीजन है। ये जो पीटीआर में इनकम फ्रॉम बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए है, और ये उनकी रिवीजन है। ये 116(2) है, ये वेल्थ स्टेटमेंट है पर्सनल की, पर्सनल अफराद की, इंडिविजुअल की, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट हमेशा इनफरादी लोगों की होती है, किसी कारोबार की नहीं हो सकती। ये उसकी रिवीजन है। और ये कम लोगों की, जो चार्टर्ड ओनर हैं, जो शिप ओनर हैं, उनकी रिटर्न है ये वाली। चलें जी, हम इंडिविजुअल कर रहे हैं, कंपनी में भी करेंगे तो कंपनी का भी यही सारे टैब वहाँ पर होंगे, वो भी खोलेंगे तो यही कुछ ही होगा। ठीक है, लेकिन कंपनी में भी 114(a) को क्लिक करेंगे रिटर्न फाइल करने के लिए, जैसे कि इंडिविजुअल में कर रहे हैं। ठीक है, ये नोटिस होते हैं, नोटिफिकेशन, ये कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाते हैं, अगर आप उनको पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा है। छोटे मोटे जैसे ये 22/2/2016 को आया, 17/9/2016 को आया। ठीक है जी, रिवाइज करने से मतलब का कोई नोटिफिकेशन है तो सारे इसमें मिल जाएंगे, सर्च भी कर सकते हैं। पिन कोड है, चेंज पिन करना है तो अजीब व गरीब काम है कि जनाब न्यू पिन ही मांगता है, कंफर्म पिन करें तो नया पिन सेट हो जाता है, ओल्ड पिन की जरूरत ही नहीं। वो कहता है ओल्ड मुझे बताई ना, यानी कि जब मर्जी चेंज कर लें। चेंज पासवर्ड करना है तो इसका तरीका देख लेते हैं क्या कहता है। करंट, इसमें करंट मांगता है, कहता है जी आप जो यूज कर रहे हैं वो एक दफा बता दें मुझे, बाद में अपना लगा दें। ठीक है, ये लॉग आउट है अगला। ठीक है, लॉग आउट करेंगे तो आप लॉग आउट ही हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। दोबारा आते हैं डिक्लेरेशन पर, रिटर्न्स होती हैं हमेशा डिक्लेरेशन पर। ठीक है जी, डिक्लेरेशन में क्लिक किया उस टैब को, अब उसने खुद ही इंस्ट्रक्शन साथ साथ देगा, सिलेक्ट पीरियड कर लें, सिलेक्ट नेम कर लें। अच्छा जी, नेम करेंगे सिलेक्ट, पीरियड पर सर्च करनी है तो पीरियड भी बता देगा, अदरवाइज आप चाहता अपनी मर्जी का डालें। चलें जी, मैं 2018 की डालता हूँ, जो कि शायद मुझे ना करने दे, नहीं करने दी। ऐसा जनाब अभी जो 2017 की जा रही है तो आप इतने तेज हो गए। ठीक है, अब वो कहेगा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें थोड़ी सी देर लगाता है, सिस्टम ही ऐसा है। ये तो थोड़ी सी देर लगाई है लेकिन ज्यादा भी लगाता है अक्सर ही। आपने नोट कीजिएगा कि यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट, साथ ही सेव का बटन दबाना है आपने, साथ ही सेव का बटन दबाना है। जैसे ही सेव करेंगे बस, अब ये जो हमारा ड्राफ्ट है जो अभी खुला था पीरियड और नाम सेलेक्ट करने के बाद, ये सारे का सारा, ये सारे का सारा सेव हो चुका है। मैं इसको बंद भी कर दूंगा ना, मैंने इसको बंद कर दिया, लेकिन ड्राफ्ट में जाऊंगा ना, ड्राफ्ट में डिक्लेरेशन में जाऊंगा ना, तो मेरी एक डिक्लेरेशन अभी जो मैंने सेव की थी वो ड्राफ्ट में सेव हो चुकी है। ये इस पर दो टैब जल पड़ेंगे, इसको डिलीट भी कर दूं, दोबारा फिर डिक्लेरेशन में जाकर मैं इसको दोबारा बना सकता हूँ। अब नहीं कर सकता क्योंकि वो कहेगा एक और ड्राफ्ट में पड़ी हुई है ऑलरेडी, अब दोबारा नहीं बना सकते। मैं एडिट करके इसमें काम करने लगा क्योंकि मैं सेव कर चुका था, दोबारा फिर जो भी मैं काम करूंगा मैं सेव करता रहूंगा। चलें, ये तो ऑलरेडी आ गए। अच्छा, इसमें सबसे पहला डेटा फील्ड है, डेटा फील्ड है, इसमें सबसे पहले एट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी आपको। इसमें एक बड़ा मजेदार का, इसमें कम से कम एक बिजनेस का, कम से कम एक बिजनेस का, आप कहते हैं जी मैं आईटी में हूँ, सेलेक्ट कर लें, या रियल एस्टेट में हूँ। हाँ, कम से कम एक सेक्टर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप 183 दिन वाले चक्कर में हैं कि नहीं है। 183 दिन पाकिस्तान में मौजूद है, यानी कि हर बंदा ही तकरीबन होता है। तो अगर आप ज़्यादा बाहर रहे हैं तो फिर नॉन रेजिडेंट, यानी कि 183 दिन से कम अर्सा। तो रेजिडेंट है तो फ़र्क क्या पड़ेगा आपको बताइए, कई दफ़ा बात हो चुकी है, फिर मैं छोटी सी बात गुजारिश कर देता हूँ कि नॉन रेजिडेंट को जब सेलेक्ट करेंगे तो इतना ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि आप नॉन रेजिडेंट हैं तो इसमें सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स इनकम आपकी टैक्सेबल है, बाहर से आने वाली सारी जो रकमें हैं वो सारी की सारी एग्जाम फ्रॉम टैक्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बाहर के ममालिक से जो पैसा लाया हूँ यहाँ पर वो सारा एग्जाम हो जाए, फॉरेन सोर्स इनकम की बात हो रही है, तो फिर वो आपको नॉन रेजिडेंट 6 महीने बाहर गुजारने पड़ेंगे, तो फिर वापस आएँ तो चाहे अरबों रुपया ले आएँ, यहाँ से कोई टैक्स नहीं, टैक्स फ्री इनकम है। ठीक है,
रेजिडेंट है तो फिर फॉरेन सोर्स इनकम भी लगेगी आपको टैक्सेबल, और पाकिस्तानी सोर्स इनकम, दोनों पर टैक्स वो लगाएगा। ठीक है। फिर छोटी सी बरीक लाइन है, सबको पता है, पहले भी कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि उसमें एक बाहर से आने वाली आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, वो कोई नहीं पूछता आपसे। ठीक है। 111 सेक्शन जिसको अप्लाई करता है, और वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम के मद में आता है कि वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है उसको, बाहर से आने वाली रकम को। लेकिन अगर वो फ्रीक्वेंसी से आ रही तो पता चल जाता है कि फॉरेन सोर्स इनकम ही है, यानी कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके रिश्तेदार ने बाहर से नहीं भेजी, बल्कि वो तो आप फॉरेन सोर्स इनकम कमाते हैं, तो फिर आपको नॉन रेजिडेंट रहना पड़ेगा, फिर ही टैक्स नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर रेजिडेंट होंगे तो तब आपको फॉरेन सोर्स इनकम पर देना पड़ेगा। ठीक हो गया। आते हैं वापस, दो चीजें सेलेक्ट की, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप बता दें, ना बताने हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन और कोई चीज नहीं मांगता। कम अज कम एक सेक्टर को सिलेक्ट करना है कि आप इसमें काम कर रहे हैं, और कम अज कम ये बताना है कि आप रेजिडेंट हैं या नहीं है, इस चीज के बारे में उसको बताना है। ठीक है। बाकी भी अगर आपसे मुतल्लिका कोई चीजें बनती हैं तो आप दे दें, तो उसमें तरीकाकार आपको पता ही है, सब जानते हैं कि इनको कम अज कम चीजें दी जाती हैं एफपीआर में, जितनी ज्यादा दें कल को बंदा खुद ही तंग होता है। अच्छा जी, डेटा में वापस आए, एक्टिव्यूट करने के बाद, एक्टिवेट करने के बाद वापस आए, तो देखें इसमें इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट है सबसे पहले, इसको मैं बंद कर देता हूँ टैब को ना, ताकि खोल के दिखाऊं फिर। वही 5 हेड ऑफ इनकम हर किसी के होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी यानी एम्प्लॉयमेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। इसके अलावा फॉरेन सोर्स इनकम का और एग्री का भी बना दिया हुआ है उन्होंने, और टैक्स, ये टैक्स सिंपल का है, चार्ज कितना होगा, एडजस्टेबल कौन सा है, ये वो। ठीक है। इसमें अलग अलग नोयत की चीजें रखी गई हैं, टैक्स रिड्यूस, ये वो अभी पढ़ लेते हैं। चलें जी, सबसे पहले आते हैं, फर्ज करते हैं जी सैलरी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, टैब देख लें, पे वेजेस और अदर रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी। ये आप यहाँ पर तनख्वाह लिख सकते हैं, नॉर्मल यहाँ पर ही लिखते हैं। अलाउंस इंक्लूडिंग सबमरीन अलाउंस, नेवी में है तो फिर ही पता चलेगा आपको। एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट टैक्सेबल है। वैल्यू ऑफ परकोसिट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, मोनेटाइजेशन, सिविल सर्वेंट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ एडिशन। तो आपने बस यहाँ पर ही डाल देना, इतने लंबे चौड़े कामों में ना चलें। फर्ज करें 10 लाख सालाना तनख्वाह, तो डाल दें, कैलकुलेट करें। इन्होंने एक नया बटन, अच्छा बटन मुतारफ करवाया है, वो ये है कि आप कहते हैं जी कि मुझे इतने खाने भरने पड़ेंगे, तो आप इस तरह करें कि जो मैंने पहले चीज़ें फाइल आउट की है ना पिछले साल की, वो दोबारा हाजिर कर दी जाए, ताकि मैं इसे जो मिटानी है मिटा दूँ, डिलीट करनी कर दूँ, बाकी वैसे ही मैं रहने दूँ। हो सकता है उतनी ही मेरी इनकम हो सकता है सब कुछ वही मैंने रिपीट करना हो, तो फिर उसके लिए उन्होंने ये बटन दबाया। आप इस बटन पर क्लिक कर देंगे, इम्पोर्ट प्रीवियस रिटर्न, जैसे क्लिक क्लिक करेंगे पिछले साल की रिटर्न सारी की सारी इसमें सेट हो जाएगी, आ जाएगी। तो फिर उसमें जो डिलीशन करनी कर लें, अदरवाइज वही रहेगी, सेव कर लीजिएगा फिर। अच्छा, मैंने थोड़ा सा काम किया, साथ में सेव कर रहा हूँ, क्योंकि लाइट चली जाएगी, कोई भी इशू होगा तो मुझे अब कोई मसला नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक वो ट्रिक वो भी आपको सिखाया हुआ है कि इसका 10%, ये जो तनख्वाह है इसका 10% लाजमी डाल दें, क्योंकि ये सबको हुकूमत पाकिस्तान ने एग्जाम्प्ट करके दिया हुआ है। आप अपनी जितनी भी तनख्वाह लेते हैं उसका 10% हिस्सा आप एग्जाम्प्ट होता है, मेडिकल के लिए मुख्तस कर दिया जाता है कि इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, इस पर कोई टैक्स नहीं है। तो आप जितनी भी तनख्वाह डालें, आप आंखें बंद करके उसका 10% यहाँ जरूर डाल दिया करें, ताकि टैक्सेबल रकम कम आ जाए। ठीक है। अदरवाइज ना भी करेंगे तो वो फिर ज्यादा टैक्स निकाल देगा। एक मेडिकल अलाउंस दिया जो है हुकूमत पाकिस्तान, तो ये जो ये था हमारा सैलरी इनकम। अब देखें, आपको हर महीने जो मैनेजर टैक्स है आपकी तनख्वाह के ऊपर टैक्स भी डिडक्ट करता है। ठीक है। उसको डालते हैं, उसको डालने के लिए टैक्स वाली टैब में आएंगे, और चूंकि वो एडजस्टेबल टैक्स होता है, इस वजह से हमें पता है कि एडजस्टेबल टैब में ही होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये सैलरी है, इसमें जनाब सुन लें, अगर हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजम है तो इसमें डालें। अगर अगर सूबाई हुकूमत के मुलाजम थे तो ये उसके लिए ये है। अगर कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का पहले भी बताया, फिर बता देता हूँ। कॉर्पोरेट में जो एस एस सी पी से लागशुदा अगर आपकी कंपनी है, तो फिर आपके एम्प्लॉयज़ यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे।
सैलरी अदर इनकम, सैलरी में एओपी और इंडिविजुअल वाले, ठीक है। तो और भी देख लेते हैं, सैलरी के हवाले से कुछ और तो नहीं है यहाँ पर। चलें, इसका सेक्शन 149 होता है एडजस्टेबल में, वो मैं कंट्रोल एफ करता हूँ, आप भी इस तरह कर लीजिएगा। 149 को लिखूंगा, 149 जहाँ जहाँ पर है वो सामने हाजिर हो जाएगा। तो ये 149 बस इतना इतना ही है, ठीक है। अब हमें टैक्स डालना है, अगर एओपी में हम हैं मुलाजम तो फिर हमें इसमें डालना है, अगर आप हमारी पीवीटी एलटीडी थी फिर इसमें डालना है। चलें जी, इसमें मैं डाल लेता हूँ, फर्ज करें 50,000 टैक्स कि मेरा जी टैक्स डिडक्ट हुआ। कैलकुलेट, साथ साथ कैलकुलेट करेंगे ताकि रिजल्ट हम देख सकें कहाँ कहाँ चले गए, क्योंकि हम वैल्यू वहाँ डाल चुके थे, अब यहाँ डालने की जरूरत नहीं रही। चलेंगे, अब मैं इसको कंपटीशन में आ जाता हूँ, ये सबसे आखिरी टैब है, हतमी नताज इसी में ही मौजूद होते हैं। तो ये कह रहा है कि 10 लाख आपकी तनख्वाह, ये सारी समरी है, सारी रिटर्न की समरी कंपटीशन में होती है। यहाँ पर आखिरी बटन दबाएंगे तो उसकी समरी निकल आती है। तो इसमें वो आपको कह रहा है कि 10 लाख आपने तनख्वाह डाली थी, और वो कह रहा है कि 1 लाख रुपया तनख्वाह आपने एग्जाम यहाँ पर की थी, ठीक है, और बाकी 9 लाख रुपया आपका टैक्सेबल है। 9 लाख के ऊपर 29,500 टैक्स चार्ज होता है, फार्मूले लगे हुए हैं इसमें ना। अच्छा, 29,500 टैक्स चार्ज होता है, और एनटीआर में आप आते हैं, और बाद में कहेगा आपने जमा करवाया 50,000, तो आपको रिफंडेबल है 20,500, तो ये आप रिफंड ले लें। अब आप इसको सबमिट करेंगे ना, अगर सेव करेंगे, सेव करेंगे और बाद में वेरीफाई करेंगे, यहाँ से वेरीफाई करेंगे, यहाँ सिर्फ पिन कोड देना है और वेरीफाई स्टार्ट कर देंगे। वेरीफाई होगा तो उसके बाद सबमिट कर देना है। मैं तो नहीं सबमिट कर रहा, लेकिन इसको हमने सबमिट कर देना है, तो सैलरी इनको हमारी सबमिट हो गई, बस और कुछ नहीं। अच्छा, जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये कहेगा नो, अब इनमें एक्सेप्ट करूंगा, पहले वेल्थ स्टेटमेंट आप फाइल करें। तो वेल्थ स्टेटमेंट वाले आर्टिकल में हम वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना, पहले बनाना, वो बहुत बड़ी है, बड़ा काम है, बड़ी छोटी 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 बारीकियां उसमें बनाते वक्त जेहन में रखते हैं, क्योंकि मनी ट्रेल आप प्रोवाइड नहीं कर सकते कल को, तो बड़े ही ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, उनको जहन में रख के वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है, ताकि कल को कोई उंगली ना उठा सके आपकी वेल्थ स्टेटमेंट पर, ना ही दौलत पर। तो ये था सैलरी इनकम की इनकम टैक्स रिटर्न, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न, बस इतना सा काम करना है। चलें जी, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि वो हमें ये कहता है, आपका क्लाइंट बन के आता है और कहता है कि जी इसकी सैलरी पर भी कटा है और भी बड़े टैक्स कटे हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं अपनी तनख्वाह बैंक से विदड्रॉ कराता हूँ तो बैंक के ऊपर टैक्स डिडक्ट कर हो जाता था। मिसाल के तौर पर जब मैंने तनख्वाह अपनी 60-70 हज़ार 1 लाख रुपया तनख्वाह निकलवाई, तो बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि कोई उसमें जो तनख्वाह निकलवाए तो 50,000 से ज़्यादा एक दिन में कैश निकलवाए तो उसके ऊपर वो एक खास परसेंटेज के हवाले से टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं। तो लिहाजा वो टैक्स डिडक्ट करते हैं, साल के इख्तिताम पर आपको उसका एक सर्टिफिकेट दे देते हैं बैंकिंग कंपनी, जी दे दिया सर्टिफिकेट। तो वो कहता है जी मेरा 3,000 रुपया या 3,500 रुपया, तो उसमें भी टैक्स कटा हुआ है। तो मैं कंट्रोल एफ करता हूँ, बैंक या विदड्रॉल के नाम से मैं सर्च मारता हूँ, तो मुझे एक मिल गया कि कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक 231 ए ही होता है, और तो कहता है जी कि अब मुझे इसमें भी डालने, क्योंकि वो कह रहा है मेरा टैक्स इधर भी है, तो ये अकाउंट नंबर देना पड़ेगा मुझे, फॉर्म है करंट में दे दूँ, इंस्टीट्यूशन है अपना मैं बैंक ऑफ पंजाब दे देता हूँ, एमसीबी दे देते हैं, एमसीबी, चलें जी जौन सा मर्जी में है जी, अलबराका है जी, फिर अलबराका में सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अकाउंट नंबर इसका कोई दे दें जी, आईबीएन नंबर, आईबीएन आपको पता है इंटरनेशनल नंबर होता है वो बैंक बैंक का,
वो मांग नहीं रहा, स्टार लगा नहीं हुआ, तो आप क्यों देंगे इसे? ठीक है, जोरों में PKR वाला सेलेक्ट कर लें इसे, ओके मारें, ओके मारें, 00 आ जाएगा। यहाँ रकम नहीं लिखनी। फिर बार बार कह रहा हूँ कि रिसीट वैल्यू नहीं लिखते, क्योंकि आप क्यों उनको अननेसेसरी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वो कह रहा है 3400, फर्ज कर लेते हैं 3480 रुपए पूरे साल में बैंक वाले ने डिडक्ट किए हैं कैश विड्रॉल पर। वो यहाँ क्लेम हो जाते हैं, हमारी फाइनल लायबिलिटी में एडजस्ट हो जाते हैं ना। कैलकुलेट मारें। अच्छा, इसके अलावा वो आपको ये कहेगा कि जनाब मेरी एक मोटर व्हीकल है, ठीक है, वो नई खरीदी है। अच्छा, मोटर व्हीकल जब नहीं खरीदते हैं तो खरीदते वक्त एक टैक्स बड़ा सा लग जाता है, और फिर हर साल टोकन टैक्स जमा करवाते हैं। टोकन टैक्स के अंदर छोटे छोटे टैक्सेस होते हैं, उसमें इनकम टैक्स भी होता है। ठीक है, तो देखते हैं, उसने नई कार ली जी। नई कार जब लेते हैं तो अच्छा खासा टैक्स होता है, 20 30 40 50 हज़ार तक। तो उसने अगर नई कार ली है तो उस पर भी इनकम टैक्स अदा किया है, वो एडजस्टेबल था। और हम, कार थी, पैसेंजर, पैसेंजर को सिलेक्ट करेंगे, गुड्स वाली नहीं है। कार है, ओके करेंगे। कार का नंबर एंटर करने के बाद 00 आ जाएगा। इसमें वो कार की रजिस्ट्रेशन जब हम करवाते हैं तो उसमें अच्छी खासी फीस होती है, वो सारी की सारी हमने कार खरीदते वक्त भरी हुई होती है। सेल इनवाइस होती है ना, कार की इनवाइस, उसके पेंजे में भी लिखी होती है ज़्यादातर। अच्छा, और देखते हैं, कैलकुलेट अभी नहीं मैं कर रहा, सेव भी नहीं कर रहा। चलें, मोटर व्हीकल का एक डल गया। मोटर व्हीकल ट्रांसफर मैंने करवाई नहीं, कोई फीस नहीं उसकी, क्लेम नहीं है। अच्छा, मोटर व्हीकल की फीस के साथ भी टैक्स थोड़ा सा डिडक्ट हो जाता है, वो भी क्लेम हो जाता है। वो अगर आपने ट्रांसफर की है तो उसमें अगर आपके पैसे लगे हैं तो। मोटर व्हीकल सेल ये भी नहीं आएगी हमारे पास। मोटर व्हीकल लीजिंग, और लीज भी नहीं किया। ठीक है, चलें और देख लेते हैं। अच्छा जी, उसमें वो कहेगा आपको टेलीफोन, वो आपको कहेगा कि मेरा टेलीफोन है ना। चलें टेलीफोन को ढूंढते हैं, सामने नजर आ रहा है मुझे, लेकिन आपको तरीका मैं सिखा रहा हूँ। टेलीफोन बिल अंडर सेक्शन 236A के प्रीपेड कार्ड, तो आपके मोबाइल के ऊपर भी जो है उसको भी कर सकते हैं ऐड यूटिलिटी। यहाँ पर आप गौर कीजिए कि ये जो प्रीपेड हो चाहे पोस्टपेड हो, ठीक है, आपने उन दोनों का चलान, अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं फ्रेंचाइज पर जाकर, और वो सारा क्लेमेबल है। प्रीपेड का भी है, उसमें आप नंबर डालें, पर्सनल यूटिलिटी, सेल, रेफरेंस नंबर है तो उसमें मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, लेकिन 00। ये यकीनन हम किसी और को खोल लिया, ये मुझे कोई और लग रहा है, ये नहीं है, इसका तो ये था टेलीफोन कार्ड, वही था। पर्सनल फॉर्मेट इसका क्या है, सेल, रेफरेंस नंबर 0092 के साथ देना है हमें। प्रोवाइडर, आपका जो भी प्रोवाइडर है, कनेक्शन डेट स्टार लगा नहीं हुआ, पूछ नहीं रहा तो हमें क्या जरूरत है मालूमात देने की। चलें जी, सीट वैल्यू नहीं देनी तो मैं दे देता हूँ कि मेरा जनाब 4570 रुपये कटे हैं। चलान लूंगा ना मैं उनसे, सॉरी सर्टिफिकेट लूंगा ना, मैं उसको कैलकुलेट मारता हूँ। इसलिए उन्होंने इम्पोर्ट प्रीवियस रिटर्न का बटन दिया हुआ है, ताकि आप उसको क्लिक कर लें
और आपको ये नंबर दोबारा दोबारा एंटर ना करने पड़े, वैसी की वैसी आ जाएगी। उसमें जस्ट ये ऐसे रकम ही जस्ट रिमूव करें और नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि ये सारा आया होगा पिछले साल भी आपने इसको किया होगा क्लेम। डिलीट करना, यहाँ टोकरी होती है, रद्दी की टोकरी, ठीक है, ये रेफरेंस रद्दी की टोकरी से डिलीट किए जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है 5 लाख सालाना से ज़्यादा अगर आप फीस दे रहे हैं बच्चे की, तो वो भी टैक्स डिडक्ट करता है एडवांस में, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस पर अगर कोई कटा है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन 236 फी, क्रॉस चेक भी दिया है लेकिन नॉन फाइलर है तभी कट गया टैक्स, ठीक है। अच्छा, जब आप एयर टिकट खरीदते हैं ना, तो उस वक्त भी पीआईए या आपकी जो एयरलाइन है वो आपकी एडवांस टैक्स आपको पड़ता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर। तो वो अगर आपने इंटरनेशनल सफ़र किए, हज उम्रा किया, तो उस पर भी टैक्स वो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने प्लाट परचेज किया था प्लाट, और प्लाट परचेज करते हैं तो इनकम टैक्स लगता है। हर साल रेट मुख्तलिफ होते हैं। 2018 में ये चल रहा है कि अगर आप परचेज करें प्लाट और फाइलर हैं, यानी कि रिटर्न फाइल करते रहे पहले, पिछली रिटर्न फाइल है, तो फिर आप करेंगे 2%, और अगर नॉन फाइलर हैं तो 4% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि एडजस्टेबल है, ठीक है, यानी कि इसका रिफंड भी लिया जा सकता है। ये हम एक इंडिविजुअल के कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ इंडिविजुअल वाला ढूंढ रहा हूँ कि इंडिविजुअल को किस चीज़ की जरूरत पेश आती है। बस जी, ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें टैक्स डिडक्ट करते हैं, कार का, बैंक विथड्रॉल, कैश विथड्रॉल का, ठीक है। चलें जी, ये टैक्स हमारा डिडक्ट हुआ, सेव किया। चलें जी, कंपटीशन पर आए। कंपटीशन में वो 1 लाख थी, जैसे 9 लाख टैक्सेबल थी, उसमें टैक्स हमारे और बढ़ गए विद होल्डिंग, और हमारा रिफंडेबल और बढ़ गया। टैक्स उतना ही है क्योंकि हम एंटर करते जा रहे हैं टैक्स अपने। अब हम 58,558 रुपये क्लेम करेंगे इनसे कि हमें दे दें, हमारे इजाफी आपकी तरफ चले गए। चलें जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है अगर हमारी, तो 2018 में ये टैक्स ईयर में, 2017 में एफटीआर में थी। तो इस एफटीआर से आपको पता ही है कि इसमें से कोई टैक्स क्रेडिट नहीं किया जा सकता, कोई खर्चा माइनस नहीं किया जा सकता। सेपरेट ब्लॉक में होती है तो किया जा सकता है। तो अगर हम कहते हैं जी हमारी 3 लाख इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की इनकम भी थी इस साल, तो ये देखते हैं कंपटीशन में कितना टैक्स बनाता है। कहता 10 पहली थी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और हो गई, तो लिहाजा आपका टैक्स बना 34,500 टैक्स चार्जेबल। और कहता है कि 29,500 वो टैक्स है जो सैलरी की अगेंस्ट है, सैलरी आपकी नॉर्मल टैक्स होती है, जबकि 5,000 आपका टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम फाइनल टैक्स रेजिम में आ रही है 2017 में। इस सवाल जो जिसके भी ईयर का कर रहे हैं 2017 को जरूरी है। तो सबको जमा किया, 88,000 आपने जमा करवाया, इसमें 53,000 आपका रिफंड आएगा, ठीक है जी। 29 और 5 ये दोनों अलग अलग टैक्स को जमा किया तो 34,500 कह रहा मैं लेने लगा हूँ आपसे। आपकी 88 में से 34,500 लेने लगा हूँ, और बाकी आप मुझसे क्लेम कर लीजिएगा 53,558 रुपये। चलें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, बस यहाँ से डाल देना और कैलकुलेट कर देना, और कुछ नहीं करना होता। चलें आगे आ जाते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस पर। इनकम फ्रॉम बिजनेस पर क्लिक करते हैं। उसमें इंडिविजुअल बंदा है और उसका कारोबार भी है, अकेला बंदा, कोई साइड बिजनेस लाया हुआ है व्हाट्सएवर, उसकी सेल लिखें, फर्ज करें सेल ये है, कैलकुलेट। उसकी परचेजेस हैं 5 लाख, और अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फिर उसमें ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, जो फार्मूला पहले सीखा आपने। अच्छा, सैलरीज वगैरह डाल रहे हैं इसमें,
खर्चे अपने क्लेम करें। फर्ज करें मैं खर्चे हम ये वो खर्चे हैं जो कि डायरेक्ट खर्चे हैं, जो कि चीज़ को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। कैलकुलेट पर बटन मारा, कैलकुलेट पर बटन मारा तो 470 हमारा उसने प्रॉफिट निकाल दिया। अब आते हैं और कोई इनकम अगर हुई है अदर इनकम तो देख लेते हैं। फी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज, काउंटिंग गेन, कोई चीज़ एसेट बेची, ठीक है जी, इंटेंजिबल का कोई एसेट बेच दिया, उसको प्रॉफिट हुआ, अदर इनकम बन गई। फर्ज करें 40,000 की मेरी अदर इनकम है। अच्छा, फर्ज करें अब आपका ना एओपी में पार्टनरशिप फर्म भी है आपकी, उसमें भी आप नुमाइंदे हैं, पार्टनर है, तो वहां से भी हिस्सा आ रहा है 2 लाख का। आप लिख सकते हैं कि टैक्स होके आई है, मतलब अनटैक्स तो कोई नहीं लगता। जाहिर है कि एओपी में जब हिस्सा वो आपको देगा तो एओपी अपना टैक्स अदा करती है, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट करती है ना प्रॉफिट। तो ये टैक्स वाला कि मैं टैक्स होके आया हूँ। अनटैक्स ये है कि अभी टैक्स देने वाला है, ये कम ही इस्तेमाल होता है। कोई कंपनी ऐसे, कोई एओपी नहीं ऐसा करती कि वो टैक्स अदा करने के बगैर ही आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते, टैक्स अदा करते हैं। लेकिन अगर ऐसा किया है तो फिर इसमें डालना पड़ेगा खाने में। चलें जी, ये अदर के बाद मैनेजमेंट एडमिन एंड सेलिंग फाइनेंशियल एक्सपेंस पर आए। ये आपकी जो भी खर्चे हुए हैं पूरा साल इस हवाले से उसमें एंटर कर लें। मैं एक लिख लेता हूँ उसमें मिसाल समझाने के लिए। कैलकुलेट मारा, जैसे मैं किसी खाने में लिखता हूँ और बाहर में क्लिक भी करता हूँ। अच्छा, इन एडमिजिबल एडमिजिबल डिडक्शन, ये आपने पहले एक आर्टिकल में पढ़े थे कि कौन से अखराजात आपको अलाउड हैं, जो नहीं है तो वो उनको कहें कि ये हमें अलाउड नहीं थे, इसी वजह से हमने उसको ऐड बैक कर दिया वापस। यहाँ पर जो भी रकम आप दर्ज करेंगे इनकम का हिस्सा बना दी जाएगी, यानी कि खर्चे रिमूव कर दिए जाएंगे। जैसे आपको बताया बैड डेट्स वो नहीं उठाने देता, आपको प्रोविजन हर तरह की प्रोविजन नहीं उठाने देता, एस्टिमेटेड खर्चा। तो मैं कहता हूँ 10,000 का मैंने डाउटफुल डेट्स के लिए एक प्रोविजन खर्चा बना के डाला था बीच में, वो कहता हम नहीं मानते थे। लेकिन ऐसा कौन और क्यों करेगा, तो उनको सब कुछ बताई जाए कि ये खर्चे ऐसे खर्चे मैंने डाले हैं। ये तो किसी पीवीटी एलटीडी के लिए सूटेबल है ये सारा इनएडमिसिबल डिडक्शन, क्योंकि उसका ऑडिट होना है तो फिर उसको जुर्माना ना पड़े कि उसने टैक्स के अकाउंट ठीक नहीं बनाए। एडजस्टमेंट है, ये सारे जो लॉस है ये एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ये पीवीटी एलटीडी कंपनी का ही हो सकता है। इनको चाहिए जो खाने जरूरत ही नहीं, एक इंडिविजुअल बंदे की टैब्स है, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल की ही सिर्फ खाने आए, सारे के सारे खाने सबके लिए सेम नहीं होने चाहिए। अच्छा, बिजनेस एसेट लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट है जी, आपका कारोबार पी एंड एल पहले डाला और ये बैलेंस शीट है उसकी। अगर आपने बनाई हुई है तो उसको यहाँ पर लिख रहे हैं। लैंड अगर 5 लाख की, कैलकुलेट, और कैश इन हैंड वगैरह इस तरह की चीजें 1 लाख, लोगों से पैसे लेने वाले वसूल करने वाले पड़े हैं 3 लाख। चलें, कैलकुलेट मारा, टोटल साइड 9 लाख की हो गई। अब मैं कहता हूँ कैपिटल मेरा पड़ा है 5 लाख का, इन्वेस्ट किया हुआ था, और 4 लाख मैंने लोगों को पे करना है। 4 लाख मैंने लोगों को पे करना है, तो बैलेंस शीट मेरी बराबर 9 लाख। यहाँ भी 9 लाख आ गया, यहाँ भी 9 लाख आ गया, तो बैलेंस शीट बराबर सेम साथ। चलें जी, अब देखते हैं कि हमने इनकम सैलरी से भी कमाई थी और बिजनेस से भी कमाई, तो अब हमारा क्या हाल कर रहा है, वो कंपटीशन में जाकर चेक करते हैं कि हमें कितना टैक्स वो कहता है अदा करना है। वो कहता है जी कि सैलरी से इनकम आई 10 लाख, जो कि इसमें से 1 लाख एग्जाम्प्ट है, 9 लाख आपकी चार्जेबल है। 3 लाख आई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एफटीआर होता है, तो एफटीआर को मैं एनटीआर के साथ मिक्स नहीं करके टैक्स रेट लगाता, लादा इसको लादा मैंने कैलकुलेट किया हुआ। तो ये अपने ब्लॉक में
टैक्स इसका लगेगा और कोई टैक्स नहीं लग रहा, वो ये कह रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। अच्छा नहीं टैक्स नहीं कह रहा, सॉरी ये कह रहा है इनकम फ्रॉम नॉर्मल टैक्स से मुतलका नहीं है, ये एफटीआर से मुतलका है। अच्छा फिर तीसरा आया इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो 3,80,000 का था प्रॉफिट हुआ, उसमें से एग्जाम्प्ट कोई नहीं है, सारे का सारा टैक्सेबल है। अब वो क्या करेगा, जो एनटीआर है जो कि ये और ये इन दोनों को जमा करेगा, पता है ना आपको 9 लाख और 3 लाख, क्योंकि रजीम वाइज टैक्स लगता है। ये 9 लाख, इस पर 9 10 11 12,80,000 रुपया, 12,80,000 के ऊपर सिर्फ एक ही 4 लाख की एक दफा स्लैब देगा, एग्जाम्पशन देगा, और बाकी ऊपर वाला सारा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं शेयर फ्रॉम एओपी आया था हमारा, और अगर सिर्फ शेयर फ्रॉम एओपी आ जाए तो एग्जम्प्ट होता है, और अगर बाकी कोई इनकम नहीं है तो वो एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर और भी इनकम है जैसे कि ये आ गई है, तो फिर एक दफा टैक्स इसका क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट कितना होगा, जितना शेयर इस एओपी की रकम का पूरी रकम के अंदर, पूरी इनकम के अंदर है, ठीक है, एक दफा तो टैक्स रेट लगाया जाएगा पूरी में, और फर्ज करें वो टैक्स बनता है सबके ऊपर 10,000 रुपये, फिर वो कहेगा कि जो ताल्लुक इस 10,000 का पूरी आमदन के साथ है टैक्स का, वही उतना ही क्रेडिट जो इसके अंदर एओपी का शेयर है उतना उसमें मिलेगा उसे। मिसाल के तौर पर अब इसने टोटल 14,80,000 में अपनी हमारी टोटल इनकम बता दी, ठीक है, और इसमें हमें 82,000 उसमें टैक्स लगाया है, 89,000 नॉर्मल टैक्स है, और 5,000 हमारा फिक्स एंड फाइनल वाला है। तो टैक्स क्रेडिट हमें, हाँ टैक्स क्रेडिट हमें दे दिया 12,095 रुपये का। क्यों दिया है, ये इस वजह से दिया है कि एओपी की इनकम बीच में शामिल थी और एओपी के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग के आया हुआ था, लिहाजा जो एओपी का 2 लाख रुपया है वहां से जो शेयर आया उस पर टैक्स दिया हुआ था, तो यहाँ आके दोबारा फिर टैक्स लगा उस पर बाकी इनकम के साथ मिला के, क्योंकि बाकी इनकम्स भी साथ थी। तो एक दफा टैक्स लग गया, बाद में उसका टैक्स क्रेडिट भी मिल गया, उसने छूट दे दी, कितनी दी, जितना 2 लाख का, जितना 2 लाख फर्ज करें टोटल इनकम है 20 लाख, 20 में से 2 लाख एओपी की है, तो 2 लाख और 20 लाख का आपस में रेशो जो है ना, और एक दफा 20 लाख के ऊपर टैक्स लगाए, फर्ज करें वो 1 लाख है, चले मैं दोबारा से समझाता हूँ, 20 लाख टोटल इनकम है, उसमें 2 लाख रुपए आपकी एओपी का शेयर है। अब हम 20 लाख के ऊपर टैक्स रेट लगाएंगे, जो कि फर्ज करें 1 लाख टैक्स बनता है, तो हम 1 लाख टैक्स में से कितनी छूट उसको देंगे, इतनी देंगे, इतनी परसेंटेज के साथ देंगे जो ताल्लुक 2 लाख का टोटल शेयर में है। टोटल शेयर 20 लाख का और उसमें से 2 लाख इसमें एओपी है, 2 लाख और 20 लाख का आपस में 10 गुना ताल्लुक बना, तो 10 गुना, तो ये 10 गुना ही टैक्स, उतना ही उसको टैक्स क्रेडिट उतना ही कम मिलेगा, और उतना ही टैक्स क्रेडिट उसको मुहैया कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हैं, कहता है विद होल्डिंग टैक्स आपका 88,000 था, ठीक है जी, और अब अभी भी हमारा रिफंड में चल रहा है। चलें अगली इनकम पर आते हैं, छोड़ें इसको, ये तो प्रैक्टिकल में भी आप जो एक्सेल में बने हुआ प्रैक्टिकल होगा उसमें भी समझ लेंगे। कैपिटल एसेट में आते हैं, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपको पता है ये क्या होता है, कैपिटल गेन ये चीज है कि आप वो, ये काउंटिंग वाला कैपिटल गेन नहीं है, ये कैपिटल एसेट काउंटिंग वाला और होता है। इसमें ये है कि हर वो चीज जो मूव नहीं कर सकती वो कैपिटल एसेट है, और जो मूव कर सकती है उसमें भी सिर्फ 3-4 किस्म की कैपिटल एसेट है। नंबर 1 पोस्ट स्टैम्प, कोई यूनिक सा कोइन हो जाए आपके पास, या फिर ज्वेलरी हो जाए, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो कैपिटल एसेट हैं। हाँ बॉन्ड सिक्योरिटी,
शेयर्स आपके किसी कंपनी में, ये भी मूव तो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कैपिटल एसेट ही है। ठीक है, गाड़ी नहीं है कैपिटल एसेट, हालांकि आप अपनी अकाउंटिंग में लेते हैं ना, लेकिन टैक्स वाले नहीं उसको मानते कि कैपिटल एसेट नहीं है। पर्पस के लिए, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन पर्पस के लिए, वैसे काउंटिंग में तो मानते हैं। अच्छा, तो कैपिटल एसेट में आप कैपिटल गेन में प्लाट वगैरह भी रह जाते हैं, क्योंकि हर जो मूव नहीं कर सकती एक जगह से दूसरी जगह पर, वो ज़मीन और जायदाद ही होती हैं, ज़्यादातर वही होती हैं, शेयर वगैरह जो भी बेचें वो आप लिख दें यहाँ पर, ये टोटल इतने थे, अगर एग्जाम्प्ट हैं तो बता दें एग्जाम्प्ट हैं। तो ये फर्ज करें टोटल हमने 1 लाख रुपया हमें मुनाफा, और कुछ चीज़ बेची हमने, प्लाट वगैरह या शेयर बेचे, उसके ऊपर हमें मुनाफा हुआ। कैलकुलेट मारें पहले तो। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं फॉरेन सोर्स इनकम। अदर सोर्सेज में आते हैं। अदर सोर्सेज में रेंट, ग्राउंड, ग्राउंड का जो रेंट है वो भी आ सकता है, रॉयल्टी, प्रॉफिट ऑन डेट, यील्ड वगैरह। ये प्रॉफिट ऑन डेट वो नहीं है जो बैंक से आता है, वो 7B में जाता है, वो एडजस्टेड फिक्स एंड फाइनल में जाता है। अच्छा, प्रॉफिट ऑन डेट वगैरह, अदर रिसीट, ग्राउंड रेंट, बगैर दीवारों के ग्राउंड है उसका रेंट, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आता। सब लीज वगैरह कर रहे हैं, इस तरह की सारी इस तरह की कोई आपकी इनकम आती है तो इनमें डाल सकते हैं। अच्छा, आगे आते हैं फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर, फॉरेन सोर्स इनकम है हमारी, फर्ज करें बाहर के मुल्क से आई है 10 लाख, ठीक है। और वैसे अगर बैंक में आपके पैसे आ गए ना, फॉरेन सोर्स इनकम नहीं है, वो तो आपकी फैमिली सपोर्ट है, आपने ये बताना। फॉरेन सोर्स इनकम वो है कि जो कमाई वगैरह आपने की है बाहर, ठीक है। एग्री इनकम 80,000 पंजाब में एग्जेम्प्ट है, ज़्यादा होगी तो फिर वो टैक्स है सूबाई, ठीक है। आप आमतौर पर 80 ले लें तो बेहतर है, ज़्यादा लेनी है तो फिर वो सूबाई टैक्स भी देना चाहिए, जो कि 12.5 एकड़ तक एग्जाम्प्ट होता है। 80 कर देंगे तो आपसे टैक्स का नहीं पूछा जाएगा। चलें जी, अब आखिरी ये सारी की सारी मुमकिन जितनी भी आमदनी है वो सारी हमने डाल दी। एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, इंडिविजुअल के हवाले से, और उसकी FTR से भी इनकम्स हो सकती हैं। अगर उसकी FTR से इनकम कोई है तो फिर आपने उसको FTR वाला खाना ही खोलना, जो कि अब मैं खोल चुका हूँ। क्या करना है आपने आपने करना ये है कि कई चीज़ें, मिसाल के तौर पर आप लेते हैं जी बैंक से, बैंक में पैसे रखवाए हैं, वहाँ से पैसे खाते हैं, कंट्रोल F करूँ मैं, प्रॉफिट आऊँ, तो ये प्रॉफिट ऑन डेट ये नहीं है, ये है 7B वाला। इसको आप खोलें, आप कहें जी मैंने सेविंग का अकाउंट खुलवाया हुआ है और वहाँ से पैसे आ रहे हैं मैं खाता हूँ, उस पर कट जाने वाला टैक्स आपका फाइनल टैक्स होता है, और वो यहाँ पर आपने बस इधर करना है, उसकी फिर रिसीट वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर लिखनी है, लिखेंगे उसका टैक्स है और कहेंगे टैक्स पे हुआ, ओके करेंगे, तो और कोई पूरी रिटर्न नहीं भरनी, सिर्फ इतना ही, अगर एक ही इनकम है तो सिर्फ यही काम करना, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नज़र आ रही है तो कमर्शियल है तो FTR में चली जाती है। ये भी एक चीज़ है इनमें रख लें, पर्सनल एक इंडिविजुअल बंदे का मैन्युफैक्चरिंग ना हो, उसके सारे जो टैक्सेस हैं, ये टोकन टैक्स भी, गाड़ी पर लगा हुआ, मोबाइल पर भी, बैंक वाला भी, और प्रॉफिट ले रहा है वो तो फाइनल टैक्स में चला जाएगा। ये जो सारे टैक्सेस हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपका डिडक्ट हुआ हुआ टैक्स, वो वाला जो टैक्स है वो रिफंडेबल नहीं है, वो एडजस्टेबल है, यानी इसको अपनी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी में आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा PTCL वाला हो, मोबाइल वाला हो, गाड़ी वाला हो, बच्चों की फीसों पर डिडक्ट हुआ हो, ठीक है, ये सारे के सारे फाइनल नहीं होते, ये एडजस्ट भी हो सकते हैं और रिफंड भी हो सकते हैं। वापडा वाला पर्सनल बंदे को नहीं देता,
हाँ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो उसमें तो वैसे ही ये क्या कहते हैं कि फाइनल हो चुका है, लेकिन अगर कोई ऐसी गुंजाइश बनती है तो आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में तो ले सकते हैं, अदरवाइज पैसे नहीं ले सकते। चलें, ये तो हमारा सारा इंडिविजुअल की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना। अब इसकी वेल्थ स्टेटमेंट हम किसी और में पढ़ेंगे।